नमस्कार। एक बार आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो नए नेटवर्क कैसा बिछाया गया उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और प्लस ओएसआई लेयर क्या होता है इसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। तो धैर्यपूर्वक सुनिए, और लंच का टाइम है तो हो सकता है कि आप सभी लोग को समय मिल जाएगा, 40 से 50 मिनट कोशिश करेंगे। और बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ ये, तभी आप साइबर सिक्योरिटी को समझ पाओगे। हम बातें करते हैं साइबर सिक्योरिटी, अगर हम पूछ दें कि व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी तो सबके अपने अपने व्यू हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में साइबर सिक्योरिटी क्या होती है तो डेफिनेटली इस सेशन पे आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और दूसरों को भी बता पाएंगे, और आप अपने ब्रांच के हिसाब से, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जो तीनों ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपका कौन सा पोर्शन आपसे रिलेटेड है, कोई कंप्यूटर साइंस का है तो उसका कौन सा पोर्शन किस पार्ट से रिलेटेड होगा, और एक आईटी ब्रांच। ये तीनों ऐसी ब्रांचेज हैं जिसका साइबर सिक्योरिटी पे लगभग बराबर होल्ड होना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपके बाकी वाले पोर्शन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो उसके लिए बाकी रिवर्स वाले नेटवर्क वाले पोर्शन की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में अभी आ जाएगी जब हम इस सेशन को ओवर करेंगे। तो सबसे पहली बात की जो साइबर सिक्योरिटी का जो नया वर्जन है सन 2005 में सैम पेट्रोडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सैम पेट्रोडा को हम लोग फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही बड़े अच्छे शख्सियत थे। अ, ये इंडिया में ही पैदा हुए, लेकिन वही है कि जब आदमी जिंदा रहता है तो बहुत सारे लोग इनके बारे में जीवित आदमी के बारे में ज़्यादा लोग बातें नहीं करते हैं। सन 1984 में 1984 ये अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे टेलीकॉम के सेक्टर में। जैसे आजकल होता है ना, बिल गेट पॉपुलर हैं, आपके मार्क जो आपके फेसबुक वाले हैं, सब लोग जो जो अपने हिसाब से पॉपुलरिटी है। एक इरा होता है, इस इरा में कोई ना कोई पॉपुलर होता है। ठीक है, अभी अब मुकेश अंबानी काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, एक ज़माने में धीरू भाई अंबानी हुआ करते थे। तो इसी तरह से ये इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ लोग पॉपुलर होते हैं अपने टाइम के पास में। बिल क्लिंटन किसी जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, आज कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन पॉपुलरिटी जब होती है तो डेफिनेटली उस समय ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं, ऐसे पोजीशन पे होते हैं जो दुनिया के नज़रों में रहते हैं। तो ऐसे ही उस समय अगर मैं बात करूँ तो इंडियन थे, उड़ीसा में पैदा हुए थे सैम पेट्रोडा, जिनका वास्तविक नाम था श्याम प्रकाश। लेकिन ये अमेरिका में गए क्योंकि फादर और सब वो अ, वहाँ के लोकल जो था उनको एक्सेप्ट किया हुआ था, तो इनका नाम बाद में उन्होंने सैम पेट्रोडा रख दिया इन्होंने। ठीक है, ये किदवंती है, सही कितना है ये तो वही बता सकते हैं। अभी जितना पूछा जाता है कभी कभी तो हंस के टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई है सैम पेट्रोडा के नाम से पॉपुलर है। उस समय ये टेलीकॉम सेक्टर में पूरे अमेरिका में धूम मचाए हुए थे कि जी तो वेरी इंडियन, एक ऐसा इंडियन जो पूरे टेलीकॉम सेक्टर को, अमेरिका को नया रूप दिया है, नया सारे दिया। तो 1984 में हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो अपने अमेरिकन दौरे के दौरान उनसे मुलाकात हुई। उनसे कहा आपने अमेरिका के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब हमारे देश के लिए किए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वो इंडिया आए। जब इंडिया, तब तक इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था अनफॉर्चुनेटली। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि राजीव गांधी के टाइम से लेके आज के जो प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री बदल गए आप कैलकुलेट कर लेना। सभी प्रधानमंत्री के पीछे इंडियन टेलीकॉम या आईटी का जो एडवाइजर है, टेक्निकल एडवाइजर, वो सैम पेट्रोडा है। और आज हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का जो अरेंजमेंट है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका रोल है। क्योंकि अभी जीवित है, लेकिन उनको एक एक वो दिया गया है, एक स्लोगन दिया गया, ही इज द नोन एज फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया। इंडिया के फादर ऑफ टेलीकॉम का संज्ञान दी गई है उनको। सैम पेट्रोडा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। तो उन्होंने सन 2005 में, जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो उस समय भी यही टेक्निकल एडवाइजर थे। तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई देश में हर एक लोगों को इंटरनेट पहुंचाना है। हमने ब्रॉडबैंड लगाना शुरू किया था, जो लीज लाइन की मैंने बात की थी वो हमने बात करी थी। तो उन्होंने कहा, सैम पेट्रोडा ने सलाह दिया कि सर अगर आप चाहते हो कि हर एक आदमी इंटरनेट से जुड़े, सभी के हाथों में मोबाइल फोन हो, सभी लोग कम्युनिकेशन से वंचित न, जो एक मौलिक अधिकार के रूप में यूज किया जाता है, तो उन्होंने कहा आपको ये जो पुरानी लाइन है ना, इस लाइन को अपडेट करनी पड़ेगी, इस पे नए डिवाइसों का प्रयोग करना पड़ेगा। और उन्होंने नए डिवाइस का प्रयोग किया, राउटर। राउटर इज अ वेरी बिग डिवाइसेज। ये
घर में हमने एक एग्जाम्पल शायद आपके बैच में ही बोल रहा था कि राउटर का नाम हम कहीं यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, जैसे घर में है, घर में जो आप यूज करते हो बेसिकली वाईफाई होता है। अगर 2005 से पहले, 2006 से पहले अगर घर में वाईफाई लाते थे तो उसका सारा सेटअप आपको जिस टेलीफोन डिपार्टमेंट से, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रिलायंस हो, जो भी इसमें कम्युनिकेशन था उनसे सेटअप करवा के लाना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी राउटर वाली फैसिलिटीज नहीं थी। यानी राउटर में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जो प्रैक्टिकली आपको और समझ में आ जाएगा अगले 5-6 सेशन में। तो राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर वाईफाई में डाल दिया गया, मॉडम में डाल दिया गया, तो आपके मॉडम का नाम बदल गया राउटर वाईफाई, राउटर मॉडम। और लोकली जिन्हें जानकारी नहीं होती टेक्निकली, इवन आप लोग भी कह सकता हूँ मैं कि आप लोग भी कहते हैं घर में राउटर लगा है, बेसिकली राउटर नहीं होता, राउटर के कुछ क्वालिटीज होते हैं जो उसके अंदर इनबिल्ट किया जाता है, वाईफाई था जो पहले नहीं होते थे। क्या क्या हो सकते हैं उनसे हम अभी बात करेंगे। राउटर एक बहुत बड़ा डिवाइस है जिसे मिनी सुपर कंप्यूटर कहा गया है। यानी आप नॉर्मल कंप्यूटर से सब कुछ कर सकते हो, तो मिनी सुपर कंप्यूटर डेफिनेटली वो बड़ी चीज होगी, इससे क्या क्या नहीं कर सकते। और उस समय जो ओरिजिनल राउटर सन 2005-6 में खरीदने भी जाते हैं ना, तो कम से कम 5 लाख से स्टार्ट होता था। तो उस राउटर का प्रयोग उन्होंने देश के अंदर, पुरानी लाइन को हम उखाड़ के फेंक नहीं सकते, लेकिन उनके सुझाव पे हमने एक नई लाइन को डेवलप करना शुरू किया, जिसको पुरानी वाली लाइन पे ही अगर हमने इंटरनेट दिया, जो पुरानी लाइन पे हम जो दे रहे हैं, जो हमने कल हमने डिस्कस किया था, तो वो NIB 1 कहलाएगा। उसके बगल में एक नई लाइन की हमने डेवलपमेंट शुरू किया जिसको हम लोग NIB 2 के नाम से दिया गया। इसमें हमने राउटर का प्रयोग किया। तो अभी मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इस पे आप देख पाएंगे कि राउटर हमें 3 कैटेगरी का यूज किया गया: कोर राउटर, प्रोवाइडर राउटर एंड कस्टमर एज राउटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राउटर यूज इन BSNL। BSNL ही सबसे पहले यूज किया। कोर राउटर यानी मेन राउटर हो गया। प्रोवाइडर एज राउटर, इसके अलग अलग नाम है, कभी कभी पी बोलते हैं, कभी पी बोलते हैं। और एक और पॉपुलर नाम है, दिस इज द ISP राउटर। ISP आप समझते हैं ना, BSNL, रिलायंस, टाटा, जो भी इंटरनेट है उनको ISP कहा जाता है। ठीक है। और एक राउटर कस्टमर एज राउटर। राउटर सब सेम है, जैसे आप बाइक खरीदें, स्कूटर खरीदें, 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, हैं तो सारे, लेकिन उसका जो सीसी बढ़ाते चले जाओ उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है, लेकिन पर्पस जो 100 सीसी वाला है उसका भी वही होता है, 150 सीसी वाला उसका भी वही होता है। ठीक है ना। तो पर्पस किसी का चेंज नहीं, सबका पर्पस एक होता है, लेकिन जहाँ जरूरत होती है उस एफिशिएंसी के हिसाब से राउटर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ, इसमें ये नया अरेंजमेंट किया गया था, नए देश में दिखाया गया था। जब ये आपके स्क्रीन पे है, आप इसमें देख पाएंगे इंडिया के अलग अलग कोनों में हमें राउटर लगाया गया। जो ये जो आप देख पा रहे हैं, जो पहला राउटर जो आप यहाँ देख, इन्हें बोलते हैं कोर राउटर। ये कहाँ लगाया गया? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, और बाद में ये आपका एक और लगाया गया अगरतला में। ठीक है ना। ये हमारे बाद में, ये सन 2014 में जब हमारे अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनके संरक्षण से एक और लगाया गया कि नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट करना है। ठीक है। तो ये हमारा कोर राउटर है, मेन राउटर है। ठीक है। और इन सभी राउटर्स को आपस में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। ठीक है, सारे डायरेक्ट आप देखेंगे, ये एक फाइबर, ये आपका जो है सबसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बीज आला। तो ये सब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, जबकि कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं, आपने भी कभी कभी पढ़ाया जाता है कि जब सारी चीज जोड़ी जाती है तो कौन सा टोपोलॉजी है, तो लोग कहते हैं स्टार, मेश, बस, ये सारी चीजें किताबों में बोलते हैं। हकीकत में ये मेश टोपोलॉजी है। मेश का मतलब होता है एक कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर है, कोर का मतलब कंप्यूटर, इन्हें कंप्यूटर ही समझो, समझ में आएगा आपको। तो ये सारे आपस में डायरेक्ट जोड़े गए हैं। तो ये सारे जो आपस में जोड़े गए हैं इन्हें हम बोलते हैं, जो आपस में जोड़े गए इन्हें बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये मेन लाइन है, क्योंकि ये देश की मेन लाइन है। यहाँ ये नहीं कोई भी आके बिछाना शुरू कर देगा। ये नहीं कि रिलायंस है तो अपना अलग बिछाएगा, एयरटेल है तो अपना बिछाएगा, सब PPP मॉडल होना एक अलग मैटर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक दूसरे चीज है, लेकिन जोड़ा सबसे जाएगा, राइट। ठीक है। फाइनली ये सारी कंपनी इसी पे आएंगी। ठीक है। तो ये मेश टोपोलॉजी है, इसको इस तरह से इसलिए जोड़ा जाता है, मान लो दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए सीधी लाइन थी ये। ठीक है। अगर ये किसी वजह से फेल हो जाए तो फेल रुकेगा नहीं कम्युनिकेशन, आपका पाथ यहाँ से चेन्नई जाके भी जा सकता है, आपका यहाँ से मुंबई जाके भी जा सकता है, आपका यहाँ बेंगलोर जाके भी जा सकता है। तो रास्ता इतना बनाया गया, तो ये अगर फेल हुआ तो पूरे घरों का सबका इंटरनेट फेल हो जाएगा। तो ये मेन लाइन है जो कभी फेल नहीं होती। इसको PPP मॉडल के आधार पे गवर्नमेंट अपने हमेशा अपने कंट्रोल में रखेगी, क्योंकि इसे पूरे देश, दुनिया चलाना, देश चलाना, किसी और को पब्लिक
या प्राइवेट हाथों के अंदर बिल्कुल वो नहीं करना है। एक कहता है ना, मोनोपॉली नहीं कराना, सीधा सा मतलब है इसका। उसके बाद जो सेकेंड राउटर आता है आईएसपी राउटर, पी राउटर, जैसे बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा। अभी फिलहाल बाई डिफॉल्ट बीएसएनएल कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सेकंड है आपका ये आईएसपी राउटर आ गया, जिसे बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा के पास में होता है। मान लो अपने कॉलेज कैंपस में आप जितने स्टूडेंट हैं सभी को इंटरनेट देना है, आपके कॉलेज में होगा, और जितने वहाँ एम्प्लॉयज उन सबको इंटरनेट दिया जाता है। उस केस में कैसे देते हैं? नॉर्मली आपको इंटरनेट लेना तो अपने मोबाइल फोन से ले लोगे, लैंडलाइन फोन से ले लोगे, लेकिन अगर कॉलेज कैंपस में देना हो तो इसी नए लाइन पे अरेंजमेंट किया गया है। उनको लीज लाइन लेनी पड़ती है, और कॉलेज के अंदर एक राउटर लगाया जाता है जिसको हम लोग कस्टमर एज राउटर कहते हैं। छोटा सा होता है ये, लगेगा कस्टमर एज, यानी जहाँ पे कॉलेज कैंपस में। ठीक है, और ये सब ऑप्टिकल फाइबर है, ऑल आर ऑप्टिकल फाइबर। तो ये कोर राउटर हो गया, मेन राउटर, आईएसपी राउटर, और तीसरा कस्टमर एज राउटर। और इसके अंदर फिर इस राउटर से हम स्विच लगाते हैं, और स्विच से हम दो चार स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक यहाँ पे वाईफाई भी लगा सकते हैं। तो आपको हॉस्टल में है आज, अगर आप अपने हॉस्टल के वाईफाई से जुड़ रहे हैं, तो सीधा आपका जो वाईफाई है वाईफाई से जुड़ता है, ये किसी न किसी स्विच से जुड़ता है, और इस राउटर के जुड़े हुए स्विच की तरफ चला जाता है। इस स्विच बहुत सारे राउटर स्विच हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनली मूवमेंट होगा इसका, यहाँ से निकलेगा और ये इस स्विच पे चला जाएगा, इस राउटर पे। राउटर किसी पोर्ट पे चला गया, तो राउटर का एक पोर्ट ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा पोर्ट हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो सारे अगर आपका कैंपस बड़ा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग केबल्स का प्रयोग करते हैं, काम करते हैं। इसको पहले क्लीन करें तो ठीक। अब यहाँ से कैंपस बड़ा है, तो यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं। मीडिया कन्वर्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल। क्योंकि ये जो केबल है इसको हम लाइन केबल कहते हैं। लाइन केबल की जो लेंथ होती है वो करीब 90 मीटर होती है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो इससे लंबी दूरी के जाना है तो मीडिया कन्वर्टर लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल। और ये दूरी आजकल ऐसा मीडिया कन्वर्टर आ गया कि बिना रिपीटर जनरेट 100 किलोमीटर तक भी मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, और तो हो सकता है आने वाले में 1000 किलोमीटर भी। तो 100, मान लीजिए हमने यहाँ मीडिया कन्वर्टर लगाया, 100 किलोमीटर पर ऑप्टिकल फाइबर गया, दूसरे एंड पे हमने फिर मीडिया कन्वर्टर लगाया, और दोबारा से हमने स्विच लगाया, और स्विच से मैंने कंप्यूटर जोड़ दिया या वाईफाई से जोड़ दिया। तो ये जो हमने 100 किलोमीटर घूमते हुए भी ये जो केबल है, घूमते फिरते आते हुए इसी कस्टमर एज के इस पोर्ट पे आ गया, तो ऑल आर द सेम लैन। लैन का मतलब होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, तो आप लोग क्या लिखोगे? अगर आपसे पूछें टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क बताओ, तो आप बताओगे लैन, मैन, कैन। अगर एग्जाम में पूछ देते हैं तो पैन। ठीक है ना, आपका वैन। कई बार लोग और बताते हैं, और क्या हो सकता है? लैन, मैन, कैन, पैन भी होता है। ठीक है, तो इसमें अगर एग्जाम में पूछो तो सारे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में होता है कि नहीं होता है? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। राइट। इसी तरह से मैन की अगर बात करें तो आप पढ़ेंगे तो आप इसको पता चलेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। इसी तरह कैन की बात करेंगे तो आपका जो होगा कंट्री एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पैन की बात करें तो पर्सनल या प्राइवेट। ठीक है ना, प्राइवेट हो सकता है एरिया नेटवर्क। और डब्ल्यू वैन की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। और सैन की बात करेंगे तो स्टेट एरिया नेटवर्क, स्टेट एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम थे, पहले जब शुरू में किया तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आज की डेट में अगर आपको मैं बोलूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर बुक्स क्या पढ़ेंगे तो कभी भी सही आंसर नहीं दे पाएंगे, बुक में तो कंफ्यूज होते रहेंगे। अगर आज आप पढ़ने की बात करेंगे तो लैन का मतलब सीधा सीधा होता है राउटर। ये जो कस्टमर एज राउटर है, इसका एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पोर्ट है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अभी जितनी दूरी तक जाए, जैसे मैंने बोला ना कि भैया मीडिया कन्वर्टर निकाल दिया और 100 किलोमीटर दूर भी चले गए, तो ये घूमते फिरते भी इसी पे आ गया। तो वो दूरी बुक्स में लिखा होता है, अगर बुक्स में पढ़ोगे ना कि लिखा होगा 10 मीटर, 1 किलोमीटर विदिन का, वो कॉन्सेप्ट ओवर हो गया, गुजरे जमाने की बात होगी। आज लाइन का मतलब है कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। वो जितनी दूरी ले जा सकते हो ले जाओ, सारा का सारा उसी लाइन का अंदर आएगा। अगर उसी पोर्ट पे हम आ गए, चाहे कंप्यूटर भी घूम फिर के इसी पोर्ट पे आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं इधर वाईफाई, तो सब सेम लाइन हो गए। ठीक है ना। अगर इसी राउटर के
दूसरे पोर्ट पे, जैसे ये पोर्ट है यहाँ पे मैं एक और लगाऊं और यहाँ से मैं कंप्यूटर लगा दूं, दोनों कंप्यूटर अगल बगल रख दें, तो दो राउटर के दो पोर्ट हो गए, तो दो डिफरेंट लाइन हो गए। दो डिफरेंट लाइन, ये भी एक लाइन हुआ, ये भी लाइन, आपस में वैन कहलाता है। वैन का दूसरा नाम है इंटरनेट। दिस इज इंटरनेट। लैन और वैन, इसके अलावा दुनिया में आज की डेट में कोई एरिया नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ किताबों में मिलेगा और उसी में मिलेगा और परीक्षाओं में देने को मिलेगा। हकीकत में सिर्फ दो चीजें मिलेगी, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट लैन, कस्टमर एज राउटर का पोर्ट बदलते ही दूसरा लैन, और दो लाइनों का बीच का आपस में कम्युनिकेशन वैन कहलाएगा, जिसको हम लोग इंटरनेट कहलाते हैं। यानी हम सब लोग किसी न किसी लाइन से ही जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिस इज द इंटरनेट, दैट इज द वैन। तीसरी चीज नहीं मिलेगी। आपसे पूछा जाएगा लैन कितने किलोमीटर जा सकता है, आप ये कह सकते हो विद इन कैंपस संभव है, ठीक है, लेकिन वास्तव में टेक्निकली आंसर अगर आप बोलोगे तो कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट एक लाइन कहलाएगा। दिस इज द टेक्निकल आंसर, दिस इज द प्रैक्टिकल आंसर। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं हो रहा? चलिए, तो ये हो गया ये आज का नेटवर्क। अब एक चीज और बताऊं, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जियो फोन लिया या 4G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी इसी नेटवर्क पे है। हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुराना नेटवर्क था, वो भी धीरे धीरे माइग्रेट कर दिया। जो आपको मैंने पहले दिखाया था कि डीटेक्स होता है, स्विच होता है, तो सारे बदल के NGN 5 में यही काम किया हमने, उसमें सब कुछ बदल दिया है। आपको वो भी दिखा देते हैं आपको कि कैसे बदला। लैंडलाइन को भी हम बदल चुके, BSNL पूरी तरह से लैंडलाइन को भी रिप्लेस कर चुका है। मैं भी दिखाता हूँ, उसको बोलते हैं NGN, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यस, यस। ये न्यू लैंडलाइन, BSNL पुरानी वायरों को नहीं फाड़ सकता था, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जमीन में ही पड़ा था, तो उसको सिर्फ उसने टेक्नोलॉजी बदली। तो ये आपको मालूम है कि ये पूरा का पूरा होता ही था, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी पुरानी लाइन है, इसको हमने नहीं उखाड़ा, पड़ा रहा जमीन में पड़ा हुआ है MDF तक। अब हमने ये जो स्विच रूम है इसको पूरी तरह से बदल दी, और इसको यहाँ से यहाँ तक मैनेज करने के लिए इस स्विच रूम में दो चीजें लगाई, स्विच लगाया और कस्टमर एज राउटर लगा दिया। और डीटैक्स को हम पूरी तरह से बदल चुके हैं। डीटैक्स हमारा जितने भी है आज की डेट में, ये सारा डीटैक्स जो है आपका IP टैक्स के नाम में जाना जाता है। IP टैक्स इज नथिंग, NGN 4, दिस इज सिंपली राउटर, प्रोवाइडर एज राउटर। समझ में आ गया? दिस इज प्रोवाइडर, पूरी तरह बदल गया, इसका नाम बदल दिया। और ये वाले में दो चीजें, कस्टमर एज राउटर और स्विच लगा हुआ है। तो लोकल जितने भी स्विच से जुड़े हुए हैं और इसके एक राउटर लगा दिया जो हमारे यहाँ पे चला गया, जो हमने दिखाया। तो ये धीरे से पूरा का पूरा BSNL भी 100% लगभग बदल चुका। कहीं कार से कोने में कहीं पड़ा होगा तो बात अलग है। और BSNL में अब इसका नाम बोला जाता है, BSNL विंग के नाम से बोलते हैं, NGN के नाम से बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। तो NGN इज नथिंग, सिंपली पुरानी, क्योंकि हम इसको वायर को उखाड़ के नहीं फेंक सकते, लेकिन जब हमने इसको बदल दिया तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब इस वायर को हम अब जिसका खराब हो रहा है उसको भी हम लोग को मोटिवेट भी करें, भाई इस लाइन को छोड़ो, अब यहीं से हम सीधा फाइबर भी अब डाल सकते हैं, तो अब फाइबर ले लो, घर तक फाइबर। तो ये हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर किसी का फोन भी खराब हो रहा है तो मुझसे कह रहे हैं कि आप ब्रॉडबैंड को रिप्लेस कर लो, आप फाइबर में कर लो। तो ये काम हमारा तेजी के साथ चल रहा है। तो कस्टमर को पता भी नहीं चला कि हमने पीछे से सारी चीजें बदल दी हैं और फाइबर में ले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मोटिवेट करें। और बाकी जो कंपनियां उन्होंने अभी नया डाला तो सीधा, जैसे जियो अभी लोकल में खूब फाइबर डाला, कोई दिक्कत नहीं हो, रोज फाइबर डालता है, लोकल में डाल। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जब बात आएगी, एक शहर से दूसरे शहर की बात आएगी, वो आपका मेन नेटवर्क है, वो BSNL ही मैनेज कर रहा है। इवन रिलायंस टाटा कुछ भी हो ना, घूम फिर के एक ही नेटवर्क पे जाता है, दैट इज द मैनेज करंटली बाय द BSNL। तो आप ये मत भ्रम रहना है कि केवल मैं जियो यूज कर रहा हूँ, BSNL वेरी बिग रोल और रहेगा, हमेशा रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ये हो सकता है कि कस्टमर से हमारा नाता उतना कम कर दें या जो भी पॉलिसी होगी उसको अलग मैटर है, लेकिन जो नेशनल लाइन है ऑलवेज मैनेज बाय द BSNL। कंपनी का नाम कुछ और भी हो सकता है, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो अब मैं दूसरे उस पर आता हूँ। ये तो आपकी हो गई। आप में से कोई अनम्यूट हो जाए तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ सकता हूँ आप लोगों से। कोई अनम्यूट कौन पॉसिबल है, कौन हो सकता है अनम्यूट? यस। आप लोगों को एक चीज सवाल पूछना है मेरे को, ये बताइए आपको क्या लगता है, ये तो रहा नया नेटवर्क के बारे में। दूसरा एक सवाल, क्या लगता है
आप लोग सब लोग इंटरनेट करते हैं, तो मुझे कृपया ये बताइए, क्या जीमेल सिक्योर है? यस या नो? चैट में बता दीजिए, इज जीमेल इज सिक्योर? यस या नो? सबके ईमेल आईडी तो है, क्या आपको लगता है आपका ईमेल आईडी सिक्योर है? यस या नो? यस आदित्य? पिंटू, क्या जीमेल सिक्योर है? बोलो। हाँ, सर नो सर। कह सकते हैं नहीं। कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। अच्छा चलो, एक चीज सर बता दो। मैंने एक कॉन्फ्रेंस देखा था सर, जब सुंदर पिचाई से पूछा गया था कि जीमेल सिक्योर है या नहीं, तो उन्होंने बोला था कि सर सिक्योर नहीं है, उसको मतलब और सिक्योरिटी देना हो अच्छा तो जरूर। क्या, अच्छा ये बताओ, क्या आपको ये लगता है कौन सी साइटें ऐसी होंगी दुनिया में जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योर, देखो 100% सिक्योरिटी तो किसी गारंटी नहीं हुई, तो लॉजिक सी बात है, इंसान अपनी नहीं दे सकता तो मशीनों को क्या देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इतना तो हो सकता है, जैसे कि हमने कहा प्रधानमंत्री को जेड प्लस सिक्योरिटी देते हैं, कुछ नेताओं को जेड पर मिलता है, किसी को जेड सिक्योरिटी मिलती है, किसी को एक्स सिक्योरिटी मिलती है, सबको अलग अलग सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है, लेकिन दी जाती है। आम इंसान बिना सिक्योर का रहता है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी साइटें होंगी जिसपे एक कोशिश की जाती है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाए, तो ऐसी कौन कौन सी साइटें संभव है? आपके दिमाग में क्या आता है? आपको क्या लगेगा कौन सी साइटें सबसे ज्यादा सिक्योर होंगी? जैसे कोई बता। सर एंटीवायरस साइट्स हो सकती हैं। एंटीवायरस तो साइट नहीं है, एंटीवायरस तो बेसिकली एक सर्विस का नाम है, हाँ ठीक है ना। वो साइट के माध्यम से आप तक पहुंचाता है। जो साइट आप लोग यूज करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जिसका आम यूजर यूज करता है, उनमें से कोई। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के साइटों के बारे में आपका क्या विचार है? उसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जाने की कोशिश होगी या नहीं? यस सर। इसमें लॉजिक सी बात है ना, जितने भी देश की बैंकिंग। नेशनल साइटेज होंगी, बैंकिंग साइटेज होंगी, इस पे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सबको मालूम है हिट यहीं पे किया जाता है। हर आदमी सोचता है इस पे हिट कर ले, पैसे निकाल लें या देश को अहित कर दें। तो ये कोशिश है, कुछ ऐसे ऐसे हैं, जब सबसे ज्यादा फोकस हुआ, तो आपको ये बात आपको इंश्योर कर लीजिए कि ऐसी साइटों पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी, कोई और साइट नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, इस चीज़ों को हम और एक्सप्लेनेशन देके समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको एक वो शेयर कर देता हूँ, राइट। अब इसको समझने के लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगा, आप में से नेट बैंकिंग तो सभी को आता होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो आगे बढ़ूँ, मैं एक चीज़ और आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो मैं क्लीन कर देता हूँ, लाइन में दो हो गए। देखिए, जब शुरू में टेलीफोन शुरू किया गया तो लोगों को परेशानी नहीं थी, सब एक दूसरे से बात करते थे और ये, लेकिन समय बढ़ा तो सिक्योरिटी भी बढ़ाने लगे। एक आज की डेट की अगर हम बात करें, मैं अगर आपको फोन करूं, आदित्य मुझे फोन करें, पिंटू को फोन करूं, मुस्कान किसी को फोन करूं, या कोई मुझे फोन करे, एक बार आवाज सुनकर कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम इस बात को श्योर हो जाते हैं कि फोन आपने सही बंदे को किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ईमेल भेजूं, क्या आप इस बात से श्योर हैं कि आपने जिसको ईमेल भेजा वो राइट पर्सन था या उसके पास ही गया होगा? ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है आज की डेट में, ये आसान नहीं है। क्योंकि बात करने में एक दूसरे को ईमेल भेज, बिल्कुल सही ईमेल सही बंदे को जाए, दिस इज द बिगेस्ट आपका चैलेंज है आज की डेट में, ठीक है। तो पहली बात की, इसमें दो चीजें होंगी। पहली बात कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तो पूरी दुनिया कहती है कि भाई सही कम्युनिकेशन हो, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, तो एक उन्होंने रूल्स बनाए। जब इंटरनेट का नेट आया तो यार मैं आज के हिसाब से बात करना, रूल्स बनाए, ठीक है, रेगुलेशंस बनाए, या कुछ लोग कहते हैं प्रोटोकॉल बनाए। नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, सबका मतलब एक ही है। एक तरीका बनाया जिससे कि इंटरनेट के द्वारा अगर कम्युनिकेशन किया जाए या टेलीफोन के द्वारा भी कम्युनिकेशन किया जाए, तो राइट पर्सन को कम्युनिकेशन हो, किसी और को परमिशन ना हो, ठीक है। तो रूल बनाया गया, तो उस रूल का नाम इन्होंने रखा था टीसीपी और आईपी। अगर आपसे कोई पूछे इंटरनेट करने का रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो आपका सिंपली जवाब होना चाहिए टीसीपी आईपी, ठीक है। आदित्य थोड़ा म्यूट हो जाइए, एक सवाल और पूछूंगा आपसे, उसके बाद मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यस, यस सर। आप मार्केट गए, आपने एक फोन खरीदा, सपोज करो ओप्पो का फोन खरीदा आपने, ओप्पो कंपनी का।
और खरीदने के बाद सब चीज आपकी हो गई, पेमेंट भी कर दिया, सिम भी लगा दिया, सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहला काम क्या करोगे जब फोन आपका हो जाएगा? कोई भी इंडियन सबसे पहला काम क्या करता है? सर सबसे पहले चेक करेंगे कि कॉलिंग हो रही है उस फोन से। वो सब तो करीब चेक करके ही खरीदा होगा आपने। हाँ जी सर। पासवर्ड जनरल। लाए हाँ बताओ 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 कुंतु। सर, पासवर्ड लाए थे सर। पासवर्ड और जीमेल लॉगिन कर पासवर्ड से भी पहले कुछ करो, जीमेल पासवर्ड से नहीं। यस। सर, जीमेल से साइन इन कर रहे हैं सर। चल सर देखिए, बैकअप लेंगे पुराने फोन। वो तो आपको सिक्योरिटी, चलो हम दूसरी चीज बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, कोई भी इंडियन हो, खासियत है सिर्फ फोन के बारे में नहीं, कोई भी नया सामान आता है, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, सबसे पहले खरोच ना लगे, फिजिकली कोई डैमेज ना पड़े, निशान ना पड़े, तो आप क्या करोगे? कवर लगाओगे, स्क्रीन गार्ड लगा दोगे, बैक कवर लगा दोगे। सबसे पहला ये इंडियन की आदत है, ठीक है। और दुनिया ने भी इसको स्वीकार कर लिया है, वो भी अपना इस तरह से सिक्योरिटी करने लगे, फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। तो आदित्य, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहला काम तो ही करोगे, जब फोन आपका हो हाँ जी जाएगा सर। तो आप उस पर कवर लगाओगे, स्क्रीन गार्ड लगाओगे। अब मेरा सवाल ये है कि मान लो फोन तो आपने लिया ओप्पो का, और मैंने कवर लगा दिया एप्पल फोन का, आईफोन का लगा दिया, ठीक है ना, तो क्या आपका फोन एप्पल का हो जाएगा या ओप्पो का ही रहेगा? सर ओप्पो का ही रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, शुरू में कुछ नियम बनाए गए, ठीक है ना। अब इसमें समय के साथ हमें लगा कि जो नियम बनाए इसमें ये कमियां हैं, तो उसमें हमने कुछ सिक्योरिटी लेयर ऐड करते चले गए, ठीक है। तो ये लेयर ऐड करने के बाद इस लेयर का नया नाम जो आपके बुक्स में मिलता है उसको बोलते हैं ओएसआई लेयर, ठीक है। ये आपके बुक के हिसाब से 7 लेयर है अभी तक, अभी जो बुक्स में बताया जाता है 7 लेयर हो गया, लेकिन समय बदलता चला गया है, इसमें हमने और भी लेयरें ऐड कर चुके हैं जो भी आपको नहीं मालूम, बुक्स में नहीं मालूम। ये करीब आपका 10.5 लेयर ऐड हो चुकी हैं, इसमें टोटल लेयर हो चुकी हैं। अभी क्या चीज हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेट करने का नियम क्या है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, क्या टीसीपी आईपी या ओएसआई लेयर? तो क्या जवाब होगा आदित्य? सर टीसीपी आईपी। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन में दूर करने के लिए चीजें बताई है। ओएसआई लेयर इज नो रूल्स, नो रेगुलेशन, नो प्रोटोकॉल। यस। आप ओएसआई लेयर जरूर यूज कर रहे हो, लेकिन नियम वही है। आपका फोन ओप्पो का ही है, वो नहीं बदला है। अगर एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है इसमें से कौन सा लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन है, तुरंत बच्चे लगा के आ जाते हैं ओएसआई लेयर सबसे नया है ये भाई। तो होपफुली कि मेरे इस स्टेटमेंट के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं, ओएसआई लेयर इज नॉट प्रोटोकॉल। ओएसआई लेयर को रेफरेंस मॉडल कहा जाता है। सारी दुनिया इकट्ठी हुई, उसने कहा भैया इंटरनेट पे फ्रॉड होने शुरू हो चुके हैं, तो कुछ सिक्योरिटी ऐड करा देते हैं। तो लोगों ने कहा हम एक रेफरेंस मॉडल बना देते हैं, पूरी दुनिया मिल के आपस में, जिसको उन्होंने ओएसआई। तो ओएसआई ये प्रोटोकॉल नहीं है, कभी भी गलती से मत कह देना, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है, बुक में गलत भी लिख दिया जाता है, लेकिन जब कंपटीशन में कभी गलत सवाल नहीं पूछा जाता। ओएसआई को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस मॉडल, दिस इज नॉट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, इंजीनियरिंग सोल्यूशन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, लिखा जाएगा टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी, और चौथा ऑप्शन दे देगा ओएसआई लेयर। लड़के सोचेंगे अरे इसमें कौन सा हो सकता है ओएसआई लेयर, तो वो सोचते हैं लेटेस्ट है, कंफ्यूजन रहता है। तो होपफुली कि मेरे इस स्टेटमेंट के बाद आप लोग इस बात को इंश्योर कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट करने के लिए क्या रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल है, तो आप कहोगे टीसीपी आईपी। इंटरनेट करने के लिए किस रेफरेंस मॉडल का प्रयोग किया गया है? आपका ओएसआई लेयर का यूज किया गया है। ओएसआई लेयर में क्या ऐड किया गया? सिक्योरिटी एडेड की गई है टीसीपी आईपी के अंदर ही। तो अब ओएसआई लेयर जो आपके बुक्स में है वो 7 लेयर है, उसी में मैं बता दूंगा टीसीपी आईपी क्या है, ठीक है। और उसी में मैं आपको इंटरनेट के दौरान सारे लेयर के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज को कि दोनों सवालों में अंतर क्या है। तो ओएसआई लेयर इज नॉट प्रोटोकॉल, इट इज द रेफरेंस मॉडल, अगेन आई रिपीट, ओके। अब ये 7 लेयर कौन होती है, सब लोग को याद करने के लिए अलग तरीका बना देगा, प्लीज डू। ये मेरा अपना तरीका है, थ्रो नॉट, थ्रो, पास, पिज्जा,
अवे, ठीक है। 7 लेयर। पी का मतलब होता है फिजिकल, डी का मतलब होता है डेटा, एन का मतलब होता है नेटवर्क, सी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, एस का मतलब होता है सेशन, पी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, और ए का मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन। अब सारे लेयर आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें एडेड हुई अभी मैं आपको भी बता दूंगा। आज के हिसाब से जो रेफरेंस मॉडल है जिसपे पूरी दुनिया इंटरनेट चल रही है, इन 7 लेयर पे चल रही है। इसके अंदर टीसीपी आईपी मॉडल प्लस सिक्योरिटी लेयर ऐड है। सिक्योरिटी लेयर क्या क्या हो सकती है अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके लिए किसी एक को अनम्यूट होना पड़ेगा जिससे नेट बैंकिंग अच्छे से आता है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस स्क्रीन को देखिए, ठीक है। मैं इसको देखिए, इंटरनेट का मतलब होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये आपका कंप्यूटर है, ये मान लो बैंक का सर्वर है जहाँ पे सारा कम्युनिकेशन आपका होने जाना। कम्युनिकेशन कैसे करोगे, इस कंप्यूटर से निकलेगा डाटा, यहाँ से होते हुए रास्ता ही जाएगा, यहाँ किसी भी रास्ते से पकड़ लेंगे, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे लोकल में भी स्विच होगा, घूमते फिरते इस कंप्यूटर में जाएगा। इसमें जो भी कुछ होगा वो सारी चीज़ें आपकी निकल कर यहाँ से निकलेंगी और निकलते हुए फिर इसी तरह से रिटर्न बैक होते हुए आपके इस कंप्यूटर में स्क्रीन पे आ जाएगा। ये होता है इंटरनेट, सीधी सी बात है। तो अब मैं नेट बैंकिंग के लिए बता रहा हूँ, तो नेट बैंकिंग आप इसको ऐसे समझ सकते हो। आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाए जिसे नेट बैंकिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है या करते होंगे, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा ही नेट बैंकिंग का आइडिया ना हो, ठीक है। तो आदित्य आप एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। ये आपका कंप्यूटर है स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर कंप्यूटर, ठीक है। इधर मैंने 7 लेयर भी लिख रखी है आपके सामने, देख पाएंगे एप्लीकेशन से लेकर इसका, इनका मतलब समझना है कैसे। ये आपका कंप्यूटर है, ये सर्वर कंप्यूटर है बैंक का। सपोज करो कि आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, इंफॉर्मेशन है, जो कुछ पैसे का लेन देन होता है आईसीआई बैंक से होता है। मेरा पहला सवाल, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट सब कुछ है, अगर आपको अपने कंप्यूटर से आईसीआईसीआई बैंक का साइट खोलना है तो पहला स्टेप क्या होगा, आप क्या करोगे अपने कंप्यूटर में, वन बाय वन सबसे पहला काम क्या करोगे? सर सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलूंगा। बिल्कुल, वन बाय वन। आपने सबसे पहला सही बोला कि ऐसा नहीं कंप्यूटर में कहीं जाके कोई रिसाइकिल बिन में दबा देंगे, म्यूजिक बटन दबा, नहीं, आप खोलोगे इंटरनेट ब्राउजर से। हाँ जी इंटरनेट सर। ब्राउजर में भी गूगल क्रोम, में भी मोजिला, जो भी, में भी ओपेरा, में भी आपका ग्रूवर, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है ब्राउजर खोलने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लेयर नंबर 7, आपने खोला वेब ब्राउजर, पहला काम ये किया वेब ब्राउजर खोला। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, समझिए इस वर्ड का मतलब समझिए। वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन है। चलिए आपने वेब ब्राउजर खोला, अगला काम वेब ब्राउजर का पेज ओपन हो गया, उसके बाद क्या क्या करेंगे आप? सर वेब एड्रेस में हम आईसीआईसी बैंक की साइट डालेंगे। बिल्कुल, अब आप डालोगे www.icicibank.com, ठीक है ना। यस एड्रेस सर। बार में उसका जो एड्रेस बार होता है वहां पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस डालोगे। जैसे एड्रेस डालोगे, आपका हमारा जो कंप्यूटर है यहाँ से मूव करेगा और इस कंप्यूटर में जो पब्लिकली वेब पेज खुलने वाला है, यानी जो वेब पेज ओपन होगा, जो कहाँ से आएगा, रिमोट से आएगा, दूसरे कंप्यूटर सर्वर से आएगा, यहाँ से जो ओपन किया गया घूमते फिरते आपके उस वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो वेब ब्राउजर का जो सेकंड, जो आपका जो दूसरा चीज भी खुला, जो वेब पेज भी खुला, वो भी एप्लीकेशन हो गया। आप देखेंगे 2 एप्लीकेशन हो चुकी है यहाँ पे, पहला वेब ब्राउजर लोकल कंप्यूटर, वेब पेज दूसरे एंड का कंप्यूटर खुल गया, ठीक है। मेन वेब पेज खुल गया, अगला फर्दर वर्क। सर उसके बाद हम वो लिंक क्लिक करेंगे जहाँ पे लॉगिन बटन, ठीक है, लॉग इन उसमें कहीं बटन, लॉगिन या साइन अप जैसी जो रजिस्टर सभी के साइन लिए, अप। हाँ गूगल जी सर। क्रोम, जीमेल करें चाहे कुछ भी करें, सब में फर्दर एक तो ओपन होता है जिसमें कोई भी आ सकता है। उसके बाद आपका कोई पर्सनल जब जाना होता तो ये पहले नहीं था, ये ये टीसीपी आईपी में नहीं था, बाद में ऐड किया इन्होंने। दिस इज द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन इज आल्सो एप्लीकेशन, ये भी एप्लीकेशन का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग से क्यों किया इन्होंने, एडिशन किया टीसीपी आईपी में कि भैया सबका अपना खुलना चाहिए। पहले क्या होता था, जब शुरू में आप इतिहास पढ़ोगे तो सब ओपन खोलते, सब एक दूसरे का डाटा देखते थे, सिक्योरिटी कहाँ रही, समय जरूरत है यार कुछ ऐसा करो कि केवल अपना ही खुले। तो एप्लीकेशन में एक नई चीज एप्लीकेशन ऐड की गई जिसका नाम दे दिएगा प्रेजेंटेशन।
तो जैसे साइन अप करोगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड के लिए आ जाएगा, ताला और चाबी डालो, अब अपना डालो। हर एक व्यक्ति, आदित्य आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा, मुस्कान का अलग होगा, पिंटू का अलग, सबका अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड होगा। जब आप उसमें डालोगे, जब एंटर करोगे, तो जो पेज खुल के आएगा वो सब वेब एप्लीकेशन ही है, लेकिन सबका एक प्रेजेंटेशन बनाएगा कि केवल आप ही का खुले। ठीक है ना, फेसबुक खोल लो, जीमेल खोल लो, यहाँ तक सब में एक जैसा आपको दिखेगा। आपका ओपन हो जाएगा, आपका अकाउंट है तो आपकी इन्फॉर्मेशन, मेरी अकाउंट है मेरी इन्फॉर्मेशन। अब आपका बैंक डिटेल खुल जाएगा इंटरनली। दिस इज द प्रेजेंटेशन, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसको एप्लीकेशन भी कह सकते हो, लेकिन इसका सब मोटो अलग हो गया, एक एक व्यक्ति का अलग अलग हो गया। तो ये 7 लेयर भी एक आपने किया आदित्य ने यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ यूजर। आप यूजर हैं तो डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं, किस मोड में कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर मोड में। प्रेजेंटेशन भी सॉफ्टवेयर मोड में, ये भी यूजर भी करेगा। ठीक है ना। इसके बाद नेट बैंकिंग में अगर आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? यस आदित्य। सर हमें अगर फंड ट्रांसफर करना है तो हमारा तो एक फर्दर पेज। काम हो गया, कुछ और घटनाएं घटती हैं। अगर ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करो, रिफ्रेश सेशन कर टाइम दो, आउट। साइन आउट। आपकी क्या फेसबुक, रेडिट मेल, जी मेल, इसमें साइन आउट ऑप्शन है कोई रिफ्रेश करने पे? हाँ सर होता है। रिफ्रेश करने पे गायब हो जाता है? नहीं सर गायब नहीं होता, ऑप्शन होता है रिफ्रेश का, गायब नहीं साइन होता। आउट करने का बटन होता है ना, मैं हाँ जी सर। रिफ्रेश की बात कर रहा हूँ। क्या ज्यादा देर तक मत करो, आप पूरा दिन ही फेसबुक खोल के अपने लैपटॉप पे चले जाओ, क्या लॉग आउट होता है? नहीं सर। दिस लेयर इज मिसिंग इन द फेसबुक व्हाट्सएप जो भी है आपका, ये अभी लेयर मिस कराया गया है। साइन आउट का मेयर उसमें नहीं है, आपका जो सेशन लेयर का, सेशन का। ठीक है, आपके उसमें 2 ही लेयर हैं, तीसरा लेयर भी है लेकिन वो इनएक्टिव मोड में रखा उन लोगों ने, नहीं इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में अगर फेसबुक व्हाट्सएप खोल के रखते हो, ये कभी भी साइन आउट वो नहीं कराते, सेशन एक्सपायर नहीं होता इनका, ऑटोमेटिकली साइन आउट नहीं होता। दिस लेयर इज मिसिंग। इसीलिए मैं कह रहा साइबर सिक्योरिटी अगर बात करें तो पहले समझा करो कहाँ कहाँ सिक्योरिटी की जरूरत है। तो ये तीनों चीज में फेसबुक में ये चीज मिसिंग, इसीलिए हमने पूछा था कि क्या वो सिक्योर है। भैया 100% इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है फेसबुक में, व्हाट्सएप में। रेडिफ मेल, मैंने अपने रेडिफ मेल तो बहुत ही पुराना मेल है, जीमेल तो अभी आया 2005-6 में, रेडिफ मेल तो मैं 95 में, मेरा पहला अकाउंट मुझे लैब में वही बनवाया गया था और आज भी वही यूज करता हूँ। 95 में जब इंडिया में इंटरनेट की खाली थ्योरी इंट्रोडक्शन होती थी और लैब में मिला, कोई अपना पर्सनल कुछ नहीं करता था, लेकिन वो मैं आज भी एक्टिव रखा हूँ, मैं उसी ईमेल का कम्युनिकेट करता हूँ और क्योंकि आज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको हैरानी होगी, इंजीनियरिंग का बनाया हुआ, और 1 साल में जब तक इंजीनियरिंग करते थे बीच में कभी कभी बीच में 6 महीने 3 महीने 4 महीने पर हम लोग कभी खोलते थे, वो कभी साइन आउट होता ही नहीं था। मेरे लैब में आज भी उसी तरह से वो मिल जाएगा, अगर कंप्यूटर अब तो खत्म हो गया होगा। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि जो मेरे घर पे मैंने कंप्यूटर खरीदा था सन 2001 में, उस कंप्यूटर को 2 साल बाद जब मैं ट्रेनिंग के बाद लौटा, खोला तो रेडिफ मेल जियो का त्यों मुझे खुला मिला, मुझे पासवर्ड याद नहीं था लेकिन वो साइन था पहले से। उसमें सेशन लेयर इज मिसिंग। तो ये जो तीनों लेयर हैं, इसमें और भी लेयरें ऐड की गई हैं, जैसे ओटीपी आता है उसमें मेंशन नहीं है। आप लोग अगर 2 बार मैच तो तीसरी बार ओटीपी आता है, ये शायद एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को। ठीक है ना। चौथी बार आ जाता है कि आपको पासवर्ड हर 3 महीने बाद कहता है बदल दो, फिर कहता है कोड है, बहुत सारे ऑप्शन बताएगा, वो भी ऐड नहीं है, जिसको मैंने 10 है। तो लेकिन इन तीनों लेयर को कंबाइंड रूप से यूजर सपोर्ट लेयर बोलते हैं, यूजर सपोर्ट लेयर। और ये सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर मैनर में आदित्य आपने यहाँ पे किया, कोई काम इसमें हार्डवेयर नहीं, सब सॉफ्टवेयर में चल रहा है सारा, वर्चुअल मोड में कह सकते हो। ठीक है ना। ये तो रहा यूजर सपोर्ट, शुरू के 3 लेयर हो, एक पहला सेक्शन ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद अगर आपका डाटा निकलेगा कंप्यूटर से, अब देखो डाटा कैसे निकलेगा, चाहे मोबाइल से करो कंप्यूटर से करो, आपके कंप्यूटर के इस हिस्से से निकलेगा। ठीक है, और जो भी निकलेगा वो कौन कौन सा हिस्सा हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, आपका लैन केबल हो सकता है, या मोबाइल से मोबाइल टावर हो सकते हैं। तो डाटा जहां से निकलेगा वो आपका फिजिकल लेयर कहलाता है, पहला लेयर। और सारा डाटा निकल के कहाँ जाता है, स्विच में, जो नियर बाई स्विच में चला गया, उसे बोलते हैं डेटा लिंक। डेटा लिंक क्या करता है, जितने भी लोकल में होंगे सबको कनेक्ट करके वो यहाँ पे ले आता है। और फिर यहाँ से डाटा निकल के कहाँ जाता है, राउटर में, फिर राउटर में चला गया लेयर नंबर 3, इसमें स्विच आ गया। कई बार पूछा जाता है राउटर किस लेयर का है, लेयर 3 लेयर का काम करता है। और एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, सारे राउटर से घूमते फिरते फिर वापस रिटर्न उसी तरह होगा, फिर वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर हैं इन्हें बोलते हैं ट्रांसमिशन लेयर,
और नेटवर्क सपोर्ट लेयर, कैसे डाटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब 2 बज गए, यूजर तो यहाँ खुरापात किया और मूवमेंट का हो गया। अब बच गया ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता होगा, अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है तो थोड़ी सी सोच के बताएं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या पॉसिबिलिटीज है। यस आदित्य, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वो दोनों बातें समझ में आ गई? हाँ जी सर। हाँ, अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो सकता है? 2 मिनट और लगेगा, क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। यस, सर जो भी डाटा है ट्रांसफर करने के डाटा लिए। तो जा ही रहा है, जाने आपने किया, डाटा जा रहा है, वो भी दोनों देख लिया, रास्ता भी समझ में आ गया। डाटा जो भी तो कर रहे हो अपने, ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है सर। वो तो सब आपके उसी में आ जाएगा ना, एप्लीकेशन में आ गया वो तो। अच्छा चलो, अब पिंटू आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ईमेल भेजूं, ईमेल कहाँ चेक करोगे? सर इनबॉक्स में। अपने ईमेल आईडी में। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अगर आपको ईमेल भेजूं, आप फोन का हैंडसेट लगा के कान में लगा दोगे, हाँ भाई ईमेल आया है बताएं क्या आया? ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, दूसरे एंड को कैसे पता चलेगा कि भैया इन्होंने शब्द मंगाए हैं, टेक्स्ट मंगाए हैं, पीडीएफ भेजा है, माइक्रोसॉफ्ट भेजा, क्या भेजा है, क्या करना चाह रहे, क्या मांग रहे? तो इस कंप्यूटर वाले में जो कर रहे हो आप कर रहे हो, तो आप जिस चीज को निकलते हो तो तुरंत यहाँ पे ये बेसिकली टीसीपी लेयर में ओएसआई, हमने एक संगठन भी बना हुआ है, वो क्या करता है इन सब में पोर्ट नंबर डिसाइड कर दिया, कह रहा है पोर्ट नंबर। तो जैसे वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट का पोर्ट नंबर होता है 80 80 टीसीपी आईपी का उसका पोर्ट होता है, सॉरी अच्छा एफटीपी का 2020 और साउंड का होता है 2000। ठीक है, तो हर एक का पोर्ट नंबर जैसे यहाँ निकलता है, हमारा कंप्यूटर जितने भी डिवाइस पहले से फिक्स है, पोर्ट नंबर ऑलरेडी ओएसआई लेयर में पड़ी होती है। वो तुरंत बताता है भाई ये वेब ब्राउजर खोल रहे हैं, तो वेब ब्राउजर के लिए पेज खुलवाएगा यहाँ पे, भाई यहाँ पे तो सब कुछ है, लेकिन क्या खोलना है इसको, यहाँ पे जैसे निकलता है उस पोर्ट नंबर से पता चलता है, वो पोर्ट नंबर यहाँ डिकोड करता है, उसके हिसाब से वो चीज आपको ओपन करता है। तो इस प्रकार कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, यानी अब बीच में है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब आपको मैं बोल रहा था, ये जो शुरू के 3 है, सॉफ्टवेयर मोड है, जानकारी आपको सारी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होते हैं तो इन चीजों में अपना दिमाग खपाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भाई प्रॉपर तरह से नेटवर्क बिछाना, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इन चीजों में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का लाइन हो गई। और ये जो आपका बीच वाला है वो आपका आईटी वाला है, क्योंकि उसको थोड़ा सॉफ्टवेयर को भी पढ़ाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो ये नई ब्रांच शुरू की गई थी कि फास्ट ग्रोथ हो जाए पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का, आईटी ब्रांच को। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यहाँ के टीचरों को ही हो गया, वो आईटी कुछ और ही समझने लगे, पता नहीं क्या है। जबकि मैं उनको सबसे पहले यही लाइन क्लियर करनी चाहिए थी, आईटी इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी। नहीं तो अगर कोई पूछ दे ना आईटी तुम कंप्यूटर से रिलेटेड हो कि उससे रिलेटेड, तो कंफ्यूज रहता है वो। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको भी नहीं बताया जाता कि आप ही का वो एडवांस वर्जन है। और कंप्यूटर साइंस वाले कहते हैं भाई मेरा क्या, मैं तो सॉफ्टवेयर बना कर, नहीं, दिस इज द रिलेटेड टू द टेलीकम्युनिकेशन का न्यू वर्जन है। इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स से सारे लोगों इस दिमाग में डाल दी कि सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा बहुत एबीसीडी आना चाहिए। और अपने फील्ड में तो आप सीख ही रहे हो, लगातार सीख रहे हो कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अलग होता ही होता, अलग हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो होपफुली साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें, एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी, सेशन सिक्योरिटी, हर लेयर पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो इस बारे में मैं और बात करूंगा। और अभी कोई मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो फिलहाल, यानी कोई डाउट? तो दैट इज ऑल क्लियर। ओके, यस सर। ठीक है, थैंक यू टुडे फॉर सेशन। ओके। थैंक यू सर।